Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. तो पहले क्लास शुरू करने से पहले आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी दीपावली एंड आई प्रे कि आपके लिए दिवाली काफी शुभ हो, काफी मंगलमय हो एंड बी सेफ एंड एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड योर इन्वायरमेंट। और उसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहें एंड वी होप कि आपको इसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अपनी अच्छी रैंक मिल जाएगी। सो ऑन दिस ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ दिस दीपावली आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3। इस मैकेनिक सीरीज का चैप्टर हमारा है वर्क पावर और एनर्जी है हमारा। जो हमारे पिछले 2 लेक्चर गए थे उसमें हमने किसके बारे में बात किया था? पहला लेक्चर हमारा बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा, जिसमें हमने वर्क पढ़ा था। वो आप थोड़ा बहुत क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके थे, बट क्लास 9 में हमने उसका वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ा था, तो हमने उसको पढ़ा। दूसरा, इट टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। लेकिन लेक्चर 1 में हमने उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा था। जो आपका कल का लेक्चर गया है जिसमें हमने बात किया है एनर्जी के बारे में एंड स्पेसिफिकली वी टॉक्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी मोशन की होती है। थोड़ा बहुत हमने पोटेंशियल के बारे में बात किया था, बट इन लार्ज वी डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड वी टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसके थ्रू मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्क में जो मैथमेटिकल रिलेशन थे हमने उसका फिजिकल पिक्चर बनाया था आपके लिए। एंड आई होप कि हम बहुत हद तक उसमें सक्सेसफुल रहे कि हम आपको उसका एक फिजिकल पिक्चर आपको डिलीवर कर सकें। क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूले रट लेना, डेरिवेशन पढ़ लेना, नंबर ले आना ही हमारा पर्पस नहीं होता है। आप जो पढ़ रहे हो, जब तक आप उसका एक फिजिकल पिक्चर ना बना पाओ, उसको खुद फील ना कर सको, फिजिक्स की ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो हमारा पर्पस सिर्फ आपको सिर्फ रटा के पढ़ा के पास कराना नहीं है। हमारा पर्पस है जस्ट टू गिव यू एन इंसाइट ऑफ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ये हमारा सोल पर्पस है हमारा। जी, हमारा बाकी पर्पस कि आपको हम अच्छे से अच्छा डिलीवर कंटेंट करें हम आपको, ताकि आप अच्छी रैंक ले आए। बट सिर्फ रैंक ही लाना पर्पस नहीं हमारा, हमको फिजिक्स आपको एंजॉय भी करानी है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल डे ऑफ दीपावली एंड आई होप दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। और खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम इसमें ग्रेविटेशन की बात करेंगे और इलास्टिक की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पहले हम बात करते हैं, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस बोले या दीज आर योर कांस्टेंट फोर्सेस। तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे एक ग्राउंड है मेरा, और एक ब्लॉक रखा है मास m का। यहाँ पे h की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं ना। सपोज हम इस ब्लॉक को लिफ्ट करते करते हम इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे ले आए एंड सपोज यहाँ पे h का वैल्यू कुछ कैपिटल H हो गया। सो दिस इज द पाथ विच आई हैव टेकन टू, इसमें हम फोर्स इस पे ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरे केस में हमने क्या किया, हम इसी ब्लॉक को कुछ अलग पाथ के थ्रू ले जा रहे हैं। मतलब पहले हम ऐसे गए, हम ऐसे मूव किए, फिर कुछ इस तरह गए, फिर ऊपर में मूव किया हमने, फिर यहाँ गए और फिर इस तरफ आ गए। तो आपका ब्लॉक जो है यहाँ पहुंच गया आपका। एंड इन बोथ द केसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है? इन बोथ केसेस, लेट इट बी केस 1 एंड केस 2, we have to find the work done by gravity. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट।
एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज चेंज ऑफ पोजीशन। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स बोथ आर एंटी पैरेलल। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? मॉड ऑफ एफ जी मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 180 होता है माइनस। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका वर्क डन कितना आ गया? माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू एच आ गया। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? मास इंटू ग्रेविटी। तो ये आपका वर्क डन आ गया केस 1 के लिए। केस 2 की बात करते हैं। तो हम ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ इसकी लेबलिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग सपोज हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, और ई से ये पॉइंट हमने एफ मान लिया। पहले हम बात करते हैं पाथ बी सी की और डी ई की। तो देखिएगा, जो पाथ बी टू सी है, आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द राइट हो रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां कर रहा है? नीचे एक्ट कर रहा है। सो फॉर पाथ बी टू सी, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग राइट डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ये आपका कुछ ऐसा केस बन रहा है। तो एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज 0। तो अगर मैं इस पूरे का केस 2 में अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूं, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDE प्लस WEF। Now we can easily say that work done for B to C is 0. अब D to E में आ जाओ। तो देखो D से E में क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो आपका वर्क डन फॉर B to C भी 0 है और D to E भी 0 है। क्यों? बिकॉज आपका डायरेक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में परपेंडिकुलर हैं। B to C में डायरेक्शन ये है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। D से E में मूवमेंट ये हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और यहां पे एंगल 90 डिग्री है। सो फॉर पाथ B to C एंड D to E, वर्क डन इज 0 बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब आप F डॉट dr करोगे, मॉड F मॉड dr cos 90 विल गिव यू 0। तो पाथ कौन कौन से बचते हैं? AB, CD एंड EF। अब देखो, CD का पाथ ये है, तो आप चाहो तो ये लेंथ जो है, ये जो B to E जा रहा है, WB to E इज सेम एज WC to D, क्योंकि आप देखो CD का लेंथ इज सेम एज BE का लेंथ। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, WAB प्लस WCD को हम लिख सकते हैं BE प्लस WEF। तो आप देखो, चाहे बॉडी ऐसे लेके जाओ, इन दोनों पाथ का वर्क डन है ही नहीं। तो वर्क डन किस किस का है? इस पाथ का है, इस पाथ का है और इस पाथ का है, और ये पाथ इसके सिमिलर हैं। तो हम देखें, इसका वर्क डन भी अलोंग सेम यही पाथ आ रहा है। तो केस 1 में भी डिस्प्लेसमेंट ये पाथ है, केस 2 में भी आपका डिस्प्लेसमेंट इसी पाथ के अलोंग हो रहा है। तो चाहे ब्लॉक को ऐसे ले जाओ, चाहे ब्लॉक को ऐसे करके ले जाओ, दोनों केस में आपका डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, बिकॉज दोनों केस पे आपका सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही नीचे एक्ट कर रहा है, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर यहां पे हम लिखोगे, तो यहां पे भी आपका वर्क क्या बन जाएगा? दैट विल बी WA to F, क्योंकि यहां क्या है, आप A से B जा रहे हो, B से E जा रहे हो, E से F जा रहे हो, या A से सीधा F चल जाओ, एक ही बात है आपकी। और WA to F कितना हो जाएगा? जितना हमारा पहले आया, दैट इज -mgh। तो यहां भी आपका वर्क डन यही आ रहा है, और यहां भी आपका वर्क डन यही आ रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव forces. Now what are conservative forces? These are
कांस्टेंट फोर्सेस। और हमने यहां पे एक चीज क्या देखी कि जब भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगे, जो आपका वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। देखो इस वाले पाथ में वर्क डन यही आ रहा है, और जब ऐसे ले गए हम लोग तब भी आपका वर्क डन उतना ही आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन राइट एज अ नोट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस work done is path independent। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे आपका ग्रेविटी का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला है दैट वाज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ये आपने हर किताब में पढ़ा भी होगा आपने, कि सपोज एक ब्लॉक है यहाँ पे मास m का, और यहाँ पे इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और ग्राउंड का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसको हमने म्यू मान लिया है। मान लीजिए आपका इनिशियल पोजीशन है और कुछ टाइम बाद तक यहां जाता है बी तक, सॉरी पॉइंट बी तक जाता है, और ये जो इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी कुछ एक्स अमाउंट की है ये। तो जब इधर मूव करेगा आपका ब्लॉक, इधर मूव कर रहा है, तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन आपका पीछे एक्ट करेगा, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा ये। और फ्रिक्शन के यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, इट विल बी म्यू इनटू एन। एन क्या है, यहां पे आपका mg का फोर्स नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, तो उस केस में आपका n क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू mg बन जाएगा इस केस के लिए। तो अगर मैं बात करूं फॉर a टू b, फॉर a टू b आपका वर्क डन क्या होगा, that will be friction into displacement, और दोनों आपस में ऑपोजिट हैं क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो राइट में हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, fx into cos थीटा इज cos 180 डिग्री। तो वर्क क्या बन जाएगा a टू b का, f into x into -1, और f की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू mg x बन जाएगा आपका। ना सपोज ये बॉडी बी तक जाती है और ये वापस बी से फिर ये लौटना शुरू करती है, अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम बैक बी टू ए। तो अगर मैं अब बी से ए का वर्क निकालूं फॉर बी टू ए, तो जब बी से ए आ रहा होगा तो आपका फ्रिक्शन कहां करेगा, बॉडी आपकी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन अब इधर एक्ट करेगा आपका। तो फ्रिक्शन का फोर्स फॉर बी टू ए अब ये हो जाएगा आपका। तो वर्क क्या हो जाएगा बी टू ए का, fx cos 180, क्यों, मूवमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, एंड cos 180 इज -1, और f का वैल्यू कितना है, माइनस म्यू mg x। सो फॉर इंटायर ट्रिप टोटल वर्क क्या है, WAB प्लस WBC, सॉरी BA, तो कितना बन जाएगा, -2 म्यू mg x बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर इंटायर ट्रिप आपका वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, जबकि अगर यहाँ पे हम बात करते तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाता और जब नीचे आता, तो नीचे में क्या था, आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ आते तो आंसर आपका प्लस mgh होता, ऊपर जाने पे आपका वर्क डन माइनस mgh है, तो ऐड करने पे आपका वर्क डन 0 बन जाता है। और ये भी बात है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहां से जाऊं, ऊपर जाऊं फिर नीचे आ जाऊं, तो क्या है, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही मेरा फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप जहां थे वहीं पहुंच जाओगे
तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 बन जाएगा। पर देखिए यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे आपका वर्क डन 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। सो फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आपका वर्क डन आएगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा हमेशा आपका। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने आपको थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस किया हमने। अब इसी को आगे लेते हुए वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हमने कल ही बात किया था, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी associated with configuration or position of body, and by definition it is defined as, means by definition इसको जब डिफाइन करते हैं इट इज डिफाइंड एज कि potential energy final minus initial is equal to minus of work done, that is minus of F dot dr. And what is F यहाँ पे? F is your internal conservative forces। मतलब अगर मैं कहना चाहूं कि जो आपका UF माइनस UI है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका कहने का मतलब है यहाँ पे ये। तो अगर मैं इसको आपके हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पे, the work done by conservative force, internal conservative force is negative of change of potential energy होता है आपका यहाँ पे ये वर्क डन ये। और हमने एक चीज और हमने शुरू में पढ़ी थी कि जब हम पढ़ रहे थे हम लोग कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स है दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस चीज को, इस पॉइंट को, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? इट इज कॉल्ड E and it is the sum of kinetic and potential energy. So mechanical energy is equal to kinetic plus potential energy। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी का आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट आगे लेंगे कि W all जो होता है दैट इज डेल्टा K, और W all में क्या होगा? इट इज एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका वर्क डन होगा, जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होंगे और जो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पे। तो ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप ये। और अगर हम यहाँ पे देखें इसमें एक हम केस निकाल सकते हैं कि एक केस है कि इफ इंटरनल नॉन conservative forces are 0, then W external plus W conservative will be equal to delta K, और W conservative क्या था? माइनस ऑफ डेल्टा U is equal to delta K।
देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या बन जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बन जाएगा। और अभी हमने पीछे क्या देखा है, जो ई था, ई वॉज इक्वल टू के प्लस यू, तो चेंज ऑफ ई क्या होगा, चेंज ऑफ के प्लस चेंज ऑफ यू। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारा जो डब्ल्यू एक्सटर्नल आया है दैट इज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, या इसको हम डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। सो वर्क डन बाय ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज डेल्टा ई, चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपका रिलेशन हो गया, एक रिलेशन हो गया आपका, एक हमने यहां पे मार्क किया है, 3 रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपका और ये आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम चैप्टर ग्रेविटेशन में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम हाइट का भी अकाउंटेबिलिटी ले चलेंगे। अभी यहाँ पे हाइट की हम अकाउंटेबिलिटी लेके नहीं चल रहे हैं। तो सपोज हमने वही डायग्राम लिया है कि मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, उसको मैं लिफ्ट करते करते कहीं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे h 0 है, यहाँ पे h का वैल्यू कैपिटल H है, और मेरा अप्लाइड फोर्स ऊपर है मेरा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे एक्ट कर रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। नाउ अजम्पशन इज दैट फॉर स्मॉल नहीं लिखेंगे, हम स्लो की बात करेंगे, फॉर वेरी स्लो मूवमेंट, जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो लगभग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है यहाँ पे, वेट के बराबर, दैट इज मास, क्योंकि आपका वेट यहाँ पे क्या है, वेट आपका नीचे आ कर रहा होगा। तो इस ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट करने के लिए आपका फोर्स कम से कम mg के बराबर अप्लाई होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक ऊपर लिफ्ट हो पाएगा आपका। नाउ लेट अस फाइंड वर्क डन ऑफ ग्रेविटी, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो यहां पे जो एंगल होगा मॉड Fg मॉड डिस्प्लेसमेंट cos 180, and what is cos 180, -1, minus mod of Fg mod of displacement, and what is mod of Fg, minus mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h minus 0, सो वर्क डन क्या आ गया, माइनस mg h आ गया आपका। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस uf माइनस ui की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस mgh आ गई, दैट मीन्स uf माइनस ui कितना आ गया, mgh माइनस 0 आ गया। तो ये आपका रेफरेंस है, एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0, देयरफॉर अगर रेफरेंस पॉइंट से हाइट कैपिटल H है, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी आपकी। तो एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की, तब हम हमेशा पहले हम रेफरेंस को डिफाइन करेंगे कि आप रेफरेंस टॉप ले रहे हो, बॉटम ले रहे हो, मिडिल ले रहे हो, कहां पे ले रहे हो। तो यहाँ पे मेरा ग्राउंड को रेफरेंस माना है, उसके रेफरेंस में जब ब्लॉक मेरा कैपिटल H हाइट पे है तो उसमें इतनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अगर आप रेफरेंस यहां लेते तब ये वैल्यू माइनस mgh बन जाती, ये आप करके देख सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी में खास बात यह है कि हम पहले हमेशा रेफरेंस डिफाइन करेंगे, फिर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप हमेशा अपनी एनर्जीज को निकालोगे। तो ये तो बात हमारी हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हो गई। अगला बढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या है, पहले हमने यहां पे एक
ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है और ये एक स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग से कोई एक मास m अटैच्ड है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इनिशियली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। अब स्प्रिंग, यहां पे हम छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचूं, मतलब अगर मैं अगला फिगर आपको बना के दिखाऊं, सपोज मैंने यहां पे इस पे एक F एक्सटर्नल एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा अगले इंस्टेंस में? अगले इंस्टेंस पे आपकी स्प्रिंग हल्की सी इलोंगेट हो जाएगी आपकी ये। तो सपोज यहां पे हमने कुछ नया पोजीशन, कुछ x इज इक्वल टू x मान लो यहां पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है इस डायरेक्शन में, इसको हम मार्क करते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा। कब? जब इस अप्लाइड फोर्स को आप हटाओगे। तो आप स्प्रिंग खींचो, जैसे ही छोड़ोगे वो पीछे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक बॉडी है और उसकी टेंडेंसी होती है अपने शेप और साइज को वापस दोबारा रीगेन करने की। कब? जब आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दोगे। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। हमारे आगे वाले चैप्टर में एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसमें हम स्प्रिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, इलास्टिक बॉडी का मतलब ये नहीं है कौन कितना कंप्रेस होता है, नहीं। इलास्टिक बॉडी मतलब क्या है? उसके शेप को मैंने डिफॉर्म किया और अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर वो बॉडी अपना शेप और साइज रीगेन कर लेता है तो इलास्टिक कहलाएगा, नहीं करेगा तो प्लास्टिक कहलाएगा। तो इसी बिहाफ पे एक हमारे साइंटिस्ट थे हुक्स, उन्होंने एक अपना बनाया हुक्स लॉ। तो यहां पे क्या है, जब इस फोर्स को रिमूव करोगे तो जैसे खींचा हमने, तो व्हाट इज हैपनिंग, पीछे आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर जाएगा जो इसको पीछे खींचेगा। तो हुक्स लॉ ने बोला कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट राइट में है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है। तो यहां पे हटाओगे तो F रिस्टोरिंग की वैल्यू आती है -kx। एंड व्हाट इज k? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये F रिस्टोरिंग इज -kx और k यहां पे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब यहां पे क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन इट्स पोजीशन। तो देखिए शुरू में ब्लॉक यहां पे है, बाद में स्प्रिंग यहां आ गई या ब्लॉक यहां पे आ गया, तो आपके स्प्रिंग का और ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। और जैसे ही मैं यहां पे इस स्प्रिंग को खींच के छोड़ूंगा, स्प्रिंग पीछे भागेगा। जब भागेगा मतलब इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? क्योंकि जो हमने वर्क किया है इसको खींचने में, वो किसमें स्टोर हो रहा है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ये स्टोर हो रहा है आपके ये। तो अब हमको यहां पे यही पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। यहां पे हमें बात करते हैं अपने अजम्पशन की। हमारा जो अजम्पशन यहां पे है, अजम्पशन ये है कि मूवमेंट इज वेरी स्लो। देयरफॉर हर मोमेंट पे आपका अप्लाइड फोर्स और आपका रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स हमेशा कांस्टेंट है। मॉड की बात हो रही है तो हमने -k में से माइनस हटा दिया हमने, क्योंकि यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब अगले केस में नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड
वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या होगा? F रिस्टोरिंग डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको पुट करते हैं, मॉड F रिस्टोरिंग मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा छोटा सा वर्क निकालते हैं, और एंगल कितना इनके बीच में आप देख सकते हैं, एंगल आपस में 180 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 180। तो DWS क्या बन जाएगा आपका? अच्छा, F रिस्टोरिंग का बॉन्ड कितना है? इट इज KX। तो यहां पे इसको KX पुट कर दिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? देखो यहां पे x का वैल्यू 0 है, यहां पे x का वैल्यू हमने x मान लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज x माइनस 0। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं x माइनस 0 cos 180 इज -1। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिफरेंशियल है, तो हम यहाँ पे इसको dx लिखेंगे। सॉरी, हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिफरेंशियल है, dr के फॉर्म में है, तो इसको हम dx लिखेंगे। तो ये बन जाएगा -kx dx बन जाएगा। तो ये आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसको हम निकालते हैं पूरे पाथ के ऊपर निकालते हैं। सो नाउ लेट अस फाइंड द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो पोजीशन के टर्म पे है। सो व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? ये इसको हम जनरलाइज करते हैं। लेट इनिशियल पोजीशन बी xi एंड फाइनल बी xf माइनस kx dx। एक माइनस बाहर इसको हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस के बाहर ले लो, अंदर बन जाएगा xi से xf x dx। and what is x dx? it is x square by 2 xi से xf। तो बन जाएगा -12 k x square xi से xf। तो what is work done by spring force? -12 k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस को अंदर ले लो या माइनस बाहर रहने दो आप यहाँ पे। So this is the work done by the spring force. अब हमने क्या पढ़ा था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम इसी फॉर्मूले को आगे लिखते हैं। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया कितना? -12 k xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, और ये क्या होगा? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? हाफ k xf स्क्वायर माइनस हाफ k xi स्क्वायर। एंड व्हाट इज डेल्टा u? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k xf स्क्वायर एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k xi square. That means in general we can write in general if the block is displaced x amount from origin मतलब x is equal to 0, then elastic potential energy is half k x square। ये आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी आपकी, ये हाफ के एक्स स्क्वायर आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी आपकी। तो इस चीज को आप नोट कर लिए यहां पे। ये
तो हमने यहाँ पे दो चीज डिस्कस की हैं. टॉक्ड अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की हमने यहाँ पे. अब इसी में हम एक लास्ट टॉपिक लेंगे एनर्जी के ऊपर, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो अभी देखो हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका जो W एक्सटर्नल था दैट वाज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा K प्लस डेल्टा U था. नाउ इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस अवेलेबल, तो W एक्सटर्नल कितना होगा, 0 होगा. दैट मीन्स देयरफॉर जो डेल्टा K प्लस डेल्टा U का वैल्यू है वो 0 बन जाएगा. तो डेल्टा K क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा U. एंड व्हाट इज डेल्टा K, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. एंड व्हाट इज माइनस डेल्टा U, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी सिस्टम पे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस केस में आपका जो डेल्टा K प्लस डेल्टा U है, मतलब जो चेंज ऑफ मैकेनिकल है वो 0 बन जाएगा आपका. तो उस केस में डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U आ जाएगा. डेल्टा K इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एंड माइनस ऑफ डेल्टा U इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो इससे हमें समझ में यह आया कि जब जब सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी. तो जब भी आप कंपटीशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, कभी वो ऐसे नहीं बोलेगा कि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो जरा सवाल सॉल्व करिए. नहीं, वो बोल देगा अ ब्लॉक इज मूविंग अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. स्मूथ मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, मतलब वहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है. तो वहां पे आप अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो. बट अगर ये कह दे कि दैट सेम ब्लॉक इज मूविंग अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तब उस केस में आप मैकेनिकल कंजर्व नहीं कर सकते हो. आप यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. तो यहां पे हमारा क्या निकला कंक्लूजन कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं एक आसान भाषा में, वी कैन राइट, इसको नोट कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई हमारी ये कि इफ देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी remains conserved. Very important point. Very important point. मतलब इस पॉइंट में आपके कितने सारे सवाल आपके हर साल आपके कंपटीशन में आते ही आते हैं आपके लिए. तो इसी लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं. सपोज हमने यहाँ पे हम इसी वापस एक ड्रॉ करते हैं फिगर स्प्रिंग वाला ही, कि सपोज ये आपका x इक्वल टू 0 था और मैंने इस स्प्रिंग को इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ तक खींचा, तो ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेच लेंथ है यहाँ पे. देन मैंने यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया. तो कुछ टाइम बाद क्या है, कुछ टाइम बाद ये आपका ब्लॉक कहीं यहां पे होगा. अब जब यहां पे तो सपोज इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट यहां से कुछ x अमाउंट है, लेकिन ये कुछ स्पीड v से भी मूव कर रहा होगा. तो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है. हमने सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना है. दैट मीन्स वी कैन से द मैकेनिकल एट 1 विल बी सेम एज मैकेनिकल एट 2. एंड व्हाट इज मैकेनिकल? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो एट स्टेट 1 आपका ब्लॉक अभी रुका हुआ, आपने रोक के रखा हुआ है, तो ये 0 बन गया. पोटेंशियल क्या होगी? हाफ के एक्सएम स्क्वायर. K2 क्या होगा स्टेट 2 में? हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर. देयरफॉर वी कैन राइट हाफ के
xm स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बाकी आपसे जो सवाल पूछता है सवाल सॉल्व करने को, आप उस हिसाब से अपनी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे। अब इसी में केस है कि सपोज आपका यही ब्लॉक जो हमने रिलीज किया था मैक्सिमम पॉइंट से, वो ओरिजिन को पास करता है। तो यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका काइनेटिक मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पे क्या है, एक्सट्रीम पे सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक 0 है। और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो सारा का सारा यहाँ पे काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैकेनिकल कंजर्व करना है। तो अगर मैं इसको स्टेट 3 मान लूं तो स्टेट 1 और स्टेट 3 का मैकेनिकल कंजर्व करो। तो स्टेट 1 में क्या है, सिर्फ काइनेटिक है, और स्टेट 3 में क्या है, सिर्फ पोटेंशियल है। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो V मैक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, K बाई एम एक्स एम स्क्वायर। तो V मैक्स क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट K बाई एम एक्स। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि एक बार यही चीज स्ट्रेच में होगा और यही सेम एक बार केस आपका कॉम्प्रेशन में भी होगा आपका, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्लस माइनस दोनों ही चीज के लिए सॉल्व किया है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया है। अच्छा, अगर मैं यही ग्राफ पे प्लॉट करूं इस चीज को, सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया मैंने, और ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है, और यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो तो हमेशा कांस्टेंट होगी, उसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। नो सपोज दिस इज maximum compressed state and this is maximum stressed state, और ये जो आपका है ये आपका मीन पॉइंट है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेस्ड और मैक्सिमम स्ट्रेस्ड होगा तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपका ग्राफ बन गया पोटेंशियल एनर्जी का। आपका पैराबोला इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से वैरी कर रहा है। और जब मैक्सिमम कंप्रेस्ड और मैक्सिमम स्ट्रेस्ड है तो आपका जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगा। तो जो ग्रीन ग्राफ बनेगा आपका वो काइनेटिक एनर्जी का है, और अपने मीन पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हर पॉइंट पे जो दोनों का सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। कब तक, जब तक आप इस सरफेस का फ्रिक्शन अकाउंट में नहीं लेते हो। जैसे ही बोल दोगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये सब आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे आपके लिए। जैसे ही मैंने सवाल में बोल दिया कि अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस, खत्म, ये सब खत्म, ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। तब क्या अप्लाई कर सकते हो, तब आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, रफ सरफेस दे रहा है कि स्मूथ सरफेस दे रहा है आपको। आपको स्मूथ जहां वर्ड दे दिया बस मतलब मजा आ गया वहां, तो समझ लीजिए मैकेनिकल कंजर्व करने को आपको चीख चीख के बोल रहा है कि मैकेनिकल कंजर्व कर लो भैया, हमने बोल दिया आपको स्मूथ सरफेस दिया है, लेकिन जहां पे रफ बोला है तब हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो सवाल में आपको ये रफ और स्मूथ दो वर्ड का ध्यान रखना है। आपने अगर इन दोनों वर्ड्स को पकड़ना सीख लिया तो क्वेश्चंस बड़े आसान बन जाते हैं, उसमें फिर कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करिए और उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। 12th में साथ रहा हमारा, तो हम आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप हमको प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि जिन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है उन तक बात पहुंचे और उनको हमसे बेनिफिट मिल सके। बाकी आप नए जुड़ रहे हैं तो हमको प्लीज आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। May this festival of lights brings lots of joy and happiness in your life.
जैसे कि इस साल हमारा कोरोना का था, बहुत ही डल ईयर गया, एंड आई होप कि ये जो त्योहार हमारा आ रहा है ये चीज़ों को बहुत बदलेगा, एंड आई होप वी ऑल प्रे टू गॉड कि ये जो फेस्टिवल है दिवाली का, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये हमारे इस मुल्क को, इस वर्ल्ड को कोरोना से फ्री कर देगा। सो वी ऑल प्रे दैट दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड वी सी अ वेरी ग्रेट ईयर कमिंग अहेड ऑफ अस, हमारे लिए, आपके लिए, आपका उसमें जेई और नीट होगा। तो आई होप कि इस फेस्टिवल के बेस पे, बुनियाद पे आप अच्छी रैंक आगे ला सके। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, stay focused and study hard for your NEET and JEE examinations. Thank you very much.